हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमने मैकेनिक्स की जो सब ब्रांचेस थी वो पढ़ा था। मतलब स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। आज हम रेस्ट करेंगे, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि अब हम सोएंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे कि रेस्ट होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, सोना नहीं अभी, रेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली तो हम रेस्ट हम किसको बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं आराम से, या फिर सो रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में आप रेस्ट किसे बोलेंगे? देखो स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि भाई हम काम कर रहे हैं। घर वालों को आप बोल सकते हो मैं तो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, आज तो बहुत काम किया मैंने, 6 घंटे पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ। ऐसा हम घर वालों पे थोड़ा एहसान करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स कहती है कि आप रेस्ट कर रहे हो। मतलब आप आइए देखिए कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में यहाँ कोई चेयर है, ठीक है, यहाँ कोई वही बेड है, ये बेड है स्टूडेंट्स, ठीक है, और कोई चीज यहाँ हो सकती है, यहाँ कोई आपका ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है, जिसमें आप अपने आप का मेकअप करते हो, है ना। ये अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे। अब क्या है कि 1 मिनट बाद भी जो सराउंडिंग से इसकी इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, बेड से जितनी थी, ड्रेसिंग टेबल से जितनी थी, चेयर से जितनी थी, 1 मिनट बाद भी उतनी ही डिस्टेंस है। यानी कि इसकी पोजीशन वो की वो है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के लिए। ठीक है, फिर 2 मिनट बाद देखते हैं तो भी इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, ये यही की यही है। मतलब चेयर से जो डिस्टेंस पहले थी अब भी वो है, ड्रेसिंग टेबल से भी, बेड से भी। 3 मिनट बाद भी वही पोजीशन है, 4 मिनट बाद भी, 5 मिनट बाद भी। मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, जो इसके इर्द गिर्द में जो क्या है, जो इसके सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके विद रिस्पेक्ट इसकी पोजीशन में, इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है टाइम बदलने के साथ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो रेस्ट क्या है? अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं आता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने के साथ साथ बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। देखिए, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is not changing, if position of an object is not changing, अगर किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है, लेकिन पोजीशन इस ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है। फिर बात आती है स्टूडेंट्स मोशन। फिर मोशन क्या है? तो यहां हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वो रेस्ट पे है, यानी कि वो वही है, उसकी जो डिस्टेंस थी शुरू में इन ऑब्जेक्ट से, सराउंडिंग से, बाद में भी उतनी ही बनी रहती है, टाइम बढ़ता जाता है, टाइम तो रुकता ही नहीं है, टाइम तो चलता ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मोशन की। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में ये यहाँ है ऑब्जेक्ट, 1 मिनट बाद हमने देखा तो ये यहाँ है। तो देखो इस चेयर से इसकी डिस्टेंस बढ़ गई है,
ड्रेसिंग टेबल से भी बढ़ गई है, बेड से भी बढ़ गई है ना। 2 मिनट बाद वो बॉडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुकी है, तो डिस्टेंस और बढ़ गई है, इससे भी, इससे भी और इससे भी। 3 मिनट बाद आप देखते हो तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग से अब वो जो इसकी स्टार्टिंग में पोजीशन थी वो पोजीशन अब इसकी नहीं है, तो क्या हो रही है, इसकी जो पोजीशन है वो लगातार चेंज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग में जो बॉडी है। ठीक है, तो टाइम बीतने के साथ साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि बॉडी मोशन में है। तो देखिए, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद टाइम, अगर पोजीशन चेंज होती है, इज चेंजिंग विद टाइम, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं कि जो ये रेस्ट है और मोशन है, ये जो टर्म्स है स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स कैसे, मैं आपको बता दूं कि रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टर्म्स। ये जो टर्म्स हैं, यानी कि रेस्ट है, मोशन है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, ध्यान से सुने स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, मान लिया जाए हमारे पास ये कोई गाड़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोई गाड़ी है, तो यहां पैसेंजर्स बैठे हैं, एक यहां ड्राइविंग कर रहा है, मतलब ये मान लो, और यहाँ सीट पे बैठा है, और एक यहाँ सीट पे बैठा है पीछे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, ठीक है, 2 पैसेंजर है, और ये पैसेंजर ए है, ये पैसेंजर बी है, और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। ये बेशक आगे चलते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के लिए जो डिस्टेंस इनकी स्टार्टिंग में थी, 2 मिनट बाद भी वही है, 4 मिनट बाद भी वही है, 10 मिनट बाद भी वही है, यानी कि इनकी जो एक दूसरे से जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि इनकी पोजीशन नहीं बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के लिए इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। ए से बी स्टार्टिंग में जितनी दूर था, 10 मिनट बाद भी उतनी ही दूर है। बी से ए स्टार्टिंग में जितनी दूर था, बाद में भी उतनी ही दूर है। तो इनकी जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आता है, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, तो हम क्या कहते हैं कि वो रेस्ट पे है। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के लिए, यानी कि ए के लिए बी और बी के लिए ए रेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि इनकी पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आता है। मतलब क्या है कि अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के अंदर जो सवारियां बैठी हैं वो एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं, क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस थी वो की वो रहती है, ठीक है, उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है एक दूसरे के लिए, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो हम उनको बोलेंगे कि पैसेंजर्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए वो रेस्ट पे है। लेकिन स्टूडेंट्स अब साथ ही साथ हम ध्यान दें, ये कोई पर्सन है सी, ये जो पर्सन सी है उससे इनकी जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रही है, ये दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया ये यहां से गुजरे, जब यहां थे तो इनकी डिस्टेंस मान लिया जाए एक बार तो 0 थी, फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये जो गाड़ी है इसकी डिस्टेंस सी से बढ़ती जाएगी, यानी कि जो पोजीशन थी इसकी स्टार्टिंग में, बाद में वो अलग हो गई,
फिर और डिस्टेंस बढ़ने से पोजीशन में और चेंज आ गया, और डिस्टेंस बढ़ने से और चेंज आ गया। यानी कि सी के लिए ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में है। तो अगर मैं बॉडी ए की बात करूं तो बॉडी जो ए है या जो पर्सन है ए, वो बी के लिए तो रेस्ट पे है, ठीक है। जो पर्सन ए है वो बी के लिए तो रेस्ट पे है, लेकिन पर्सन सी के लिए क्या है, मोशन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ही बॉडी किसी एक बॉडी के लिए तो रेस्ट पे हो सकती है और किसी दूसरी बॉडी के लिए वो मोशन में हो सकती है। समझ में आ रही बात कि कोई बॉडी ए है वो बी के लिए तो रेस्ट पे है, लेकिन बॉडी सी के लिए वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो ये रिलेटिव्स हैं, ये जो टर्म्स है हमारी कि वो रेस्ट और मोशन, ये रिलेटिव्स हैं। मतलब कि ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट, ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट। मान लो बॉडी ए है, ये रेस्ट पे है, फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट पे है, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, किसी एक बॉडी के लिए ये क्या है, रेस्ट पे है। तो ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट फॉर या विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम, उसी समय, इट कैन बी इन मोशन, इट कैन बी इन मोशन फॉर अनदर बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स, या अनदर ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है, इट कैन बी एट रेस्ट, ये रेस्ट पे हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो सकती है, रेस्ट पे हो सकती है। तो ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम इट कैन बी इन मोशन फॉर अनदर बॉडी। मतलब क्या है कि एक बॉडी किसी एक बॉडी के लिए तो रेस्ट पे है और दूसरी बॉडी के लिए क्या है, वो मोशन में है, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। देखिए क्या है पॉइंट मास, हम किसे मानते हैं, देखिए टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। पॉइंट मास देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल नाम से ही क्लियर होता होगा आप लोगों को कि पॉइंट मतलब बहुत छोटा सा और मास मतलब उसका आप वजन कहते हो, है ना। तो हमें लगता होगा कि बहुत छोटी सी कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका मास भी बहुत कम सा होगा, है ना, हम उसको क्या बोल रहे होंगे कि पॉइंट मास। लेकिन नहीं, जरूरी नहीं पॉइंट मास से हमारा मतलब हो कि कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। तो फिर क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट मास हम किसी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को भी बोल सकते हैं, हम अर्थ को भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम एक ट्रेन को भी पॉइंट मास बोल सकते हैं, एक बस को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर कैसे बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, हम उसके बारे में देखो बता रहे हैं आपको स्टूडेंट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास बोल सकते हैं जब उसने जो डिस्टेंस कवर कर ली, जो उसने डिस्टेंस कवर की है उसके कंपैरिजन में उसका जो खुद का साइज है वो बहुत छोटा, ना के बराबर। मतलब ध्यान से देखिए कि भाई सपोज कीजिए ये कोई बस है, ये कोई बस है, चलो थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं, ये कोई बस है, ठीक है, बस की लेंथ होगी 5-6 मीटर, ठीक है, इतनी होगी। अब मान के चले कि 6 मीटर होगी या 7 मीटर होगी, ठीक है, इतनी बस की लेंथ है। और हम यहां से चले, कहां चले, चेन्नई, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ सी
चेन्नई चले गए, आपको पता है चेन्नई मतलब चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है ना, वो देखने चले गए, ठीक है। तो जब हम चेन्नई पहुंचते हैं तो हमने ऑलमोस्ट इतने किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर कर ली। ये तो मैंने किलोमीटर्स में बोल दिया स्टूडेंट्स, मीटर्स में तो आप फिर क्या करोगे, 3 zeros और लगा दोगे, इतने मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो डिस्टेंस इसने कवर की है वो तो बहुत ज्यादा है, ये तो है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, जो इसने डिस्टेंस कवर की है। और जो इसका साइज है यानी कि इसकी जो लेंथ है वो हमने बताया कि 6 मीटर 7 मीटर। तो ये जो इसका साइज है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। और ऐसे में आप इसको क्या ले सकते हो, पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, कंसीडर कर सकते हो। आप भी देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम किसी मतलब जगह की बात करें, दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो जो हमारी कैपिटल है वो वैसे तो काफी बड़ी है, लेकिन अगर इंडिया के मैप की बात करें तो इंडिया के मैप में दिल्ली को हम क्या दिखाएंगे, बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट दिखाएंगे, है ना। तो मतलब क्या है कि जो हमने साइज से जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है और उसके कंपैरिजन में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटी है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि स्टूडेंट्स ये सन है, इसके अराउंड जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है तो फिर हम अर्थ को भी एक छोटा सा पॉइंट की तरह मान रहे होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट मास क्या है, इट इज नॉट ए पॉइंट, तो क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट मास, ए बॉडी इज said to be पॉइंट मास। एक बॉडी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट मास, या कंसिडर टू बी माना जा सकता है पॉइंट मास कब, इफ इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, इसका जो साइज है ना वो बहुत छोटा हो, एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। जो इसने डिस्टेंस कवर की है उसके कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही कम हो तो हम उसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट मास। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपको ये बताया, इफ अ ट्रेन covers distance of thousands kilometers, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ट्रेन होगा ना, ट्रेन कैन बी टेकन एज पॉइंट मास। उस टाइम पे हम ट्रेन को भी क्या बोल सकते हैं, पॉइंट मास बोल सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या है और 3 डायमेंशनल मोशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन को लोकेट करना है कि बॉडी कहाँ है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि यहां मैं दिखाऊं या यहां पे दिखाऊं कि ये है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, या यहां से अगर आपको अपीयर हो, ये है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। जरूरी नहीं आप किसी भी एक्सिस को, जरूरी नहीं कि इसको आप एक्स लो, इसको वाई लो, इसको जेड लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप इसको वाई कह सकते हो,
इसको एक्स कह सकते हो, इसको जेड कह सकते हो, किसी को कुछ कह सकते हो, लेकिन ये थ्री एक्सिस एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं कि अगर एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये है, तो तीसरे एक्सिस ये है, तीनों एक दूसरे के बिल्कुल ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन है। अब अगर मोशन के दौरान एक बॉडी अगर चलती है, तो अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो वन डायमेंशनल मोशन होती है। अगर बॉडी जब चलती है मोशन के दौरान दो कोऑर्डिनेट चेंज हो तो टू डायमेंशनल मोशन, और तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हो तो थ्री डायमेंशनल मोशन। कैसे है देखिए, पहला हमारा वन डायमेंशनल मोशन क्या है, देखो ये वन डायमेंशनल मोशन। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां ड्रॉ कर दिया थ्री कोऑर्डिनेट्स को। ये है सपोज कीजिए एक्स कोऑर्डिनेट, इधर है वाई कोऑर्डिनेट और इधर है जेड कोऑर्डिनेट। मतलब कि एक्स वाई और जेड ऐसे है, ऐसे। अब क्योंकि बोर्ड तो टू डायमेंशनल होता है ना, ठीक है, तो जो ये थर्ड एक्सिस है जेड एक्सिस वो ऐसे है, वो हम हवा में तो दिखा नहीं सकते, तो यूं दिखाया है। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स ओरिजिन। इधर x की तरफ डिस्टेंस हमारे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है डिस्टेंस है मीटर्स में। ऐसे ही इधर भी है 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक है। ऐसे यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, ये मीटर्स में है, इधर भी और इधर। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि यहां जैसे आपकी जो दीवारें होती है ना स्टूडेंट्स, दीवारें होती है, जो दीवारों में जो मतलब आपका कॉर्नर होता है, घर में जो कॉर्नर होता है, ठीक है, तो फर्श के साथ साथ जो एज जो किनारा होता है वो मान ले एक्स एक्सिस, दूसरा जो किनारा फर्श के साथ साथ होता है वो मान ले वाई एक्सिस, और जो ऊपर जो किनारा है जो छत तक जाता है वो जेड एक्सिस। समझ रहे हो आप? मान लिया जाए भाई फर्श होता है ना, ऐसे फर्श है आपका, यूं ये फर्श है, तो जो किनारा दीवार के साथ साथ एक तरफ गया वो एक्स एक्सिस, दूसरा किनारा जो फर्श का है वाई एक्सिस, और जो किनारा छत तक चला गया वो जेड एक्सिस। और बिल्कुल इसमें आप ये मान लो कि ऐसी सिचुएशन है कि ये फर्श जो है ऐसे फर्श है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस है ऐसे, ठीक है। या कॉर्नर पे मान लिया एक चुहिया है स्टूडेंट्स, चुहिया, ठीक है, और वो यहाँ इसमें है, होल है यहाँ पे, ठीक है, एक बिल है, तो यहाँ उसकी क्या पोजीशन है, ना तो एक्स की तरफ कोई डिस्टेंस है इसकी, तो एक्स की तरफ डिस्टेंस 0 है, ना वाई की तरफ यानी कि इधर भी कोई डिस्टेंस नहीं है, ना ऊपर की साइड डिस्टेंस है, और ना ही जेड की तरफ डिस्टेंस है, यानी कि उसकी क्या पोजीशन है 0 0 0, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर में कोने में है वो बिल जिसमें चुहिया है, ठीक है। तो एक्स की तरफ भी कोई डिस्टेंस नहीं है उसकी, वाई की तरफ भी कोई डिस्टेंस नहीं है, और जेड की तरफ भी कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आप अपने घर में ऐसे इमेजिन करें। तो अब मान लिया जाए यहां से निकल के चुहिया और दीवार के साथ साथ यूं भागी, ठीक है, और यहां पे आ गई, यहां आ गई, तो देखो स्टूडेंट्स एक्स की तरफ वो कितनी डिस्टेंस कवर कर गई, 1 2 3 4 5, यहां आ गई। तो एक्स की तरफ डिस्टेंस यानी कि उसकी जो पोजीशन है एक्स एक्सिस की तरफ 5 हो गई, लेकिन क्या वो ऊपर की तरफ गई, नहीं गई, तो उस तरफ अब भी इसकी पोजीशन 0 ही है। क्या इस तरफ आई जेड एक्सिस की तरफ, नहीं आई, वहां अब भी इसकी जो पोजीशन है वो 0 है। तो देखो स्टूडेंट्स पहले उसकी पोजीशन थी 0 0 0, ठीक है, अब पोजीशन है 5 0 0। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ x का जो कोऑर्डिनेट था वो 0 से 5 हुआ है, ठीक है, लेकिन ना तो y का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है और ना ही z का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, वो पहले भी 0 थे और अब भी 0 है। तो अगर किसी भी मोशन के दौरान
सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता हो तो हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। मतलब इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट से एक्स है या फिर वाई या जेड कोई एक, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, ठीक है, इन मोशन या ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान, ड्यूरिंग मोशन, कि जब हम चले हैं, हमने गति की है, तो इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, यानी कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही चेंज होता हो ड्यूरिंग मोशन, तो वो जो मोशन है कौन सी है, वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भाई कोई भी पर्सन है वो सीधा चल रहा हो, ए पर्सन वॉकिंग, एक पर्सन है वो चल रहा है ऑन ए स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब समझते हो ना, सीधा, तो ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट लेवल रोड, बिल्कुल सीधा रोड है और उस पे एक आदमी चलता जा रहा है बिल्कुल सीधा, तो हम क्या बोलेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन है, कि सिर्फ एक तरफ ही चल रहा है, यूं सीधा चल रहा है। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं हम स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कि मान लिया जाए हमने यहाँ खड़े होके और कोई ऑब्जेक्ट गिरा दी, उस हाइट पे खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट गिरा दी, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी गिरेगी, ड्रॉप कर दी तो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सीधी, यानी कि एक तरफ ही गई है वो, मान लो ये वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, ना तो वो इधर गई और ना ही इस साइड आई, ठीक है, तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो आप बोल सकते हो, इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आपने इसको छोड़ा तो फिर ये फ्री है, इसको पकड़ के हम नहीं गिरा रहे, हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखा या कोई रस्सी से बांध नहीं रखा, बंधी हुई नहीं है हमारे, मतलब हमसे बंधी हुई नहीं है ना, तो क्या है, फ्री है। अब अपने आप गिर रही है, ग्रेविटी होती है ना, अर्थ का अट्रैक्शन, सिर्फ उसके इफेक्ट में गिर रही है और कोई फोर्स इस पे काम नहीं करते, सिर्फ ग्रेविटी को छोड़ के, मतलब अर्थ का जो अट्रैक्शन है उसको छोड़ के और कोई फोर्स काम नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो हम कह सकते हैं, दूसरा क्या एग्जांपल, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑल्सो क्या है, इन वन डायमेंशनल मोशन। एक जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो भी वन डायमेंशनल मोशन में होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल में आपने समझा कि अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो टू डायमेंशनल में फिर क्या होना चाहिए, अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो देखिए टू डायमेंशनल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन, कि अगर मोशन के दौरान इफ टू कोऑर्डिनेट्स चेंज ड्यूरिंग मोशन, अगर मोशन के दौरान दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि वो कौन सी मोशन है, टू डायमेंशनल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सपोज कीजिए कि यहां से कोई चुईया नहीं निकली, छिपकली निकली है, और ये हमारी एक दीवार है, ये एक दीवार है और इस पे कभी ये यूं चढ़ी, कभी यूं चढ़ी, कभी यूं, और मान लो यहां पे आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो ये x की तरफ भी इसने डिस्टेंस कवर कर ली, लगभग वही 5, मतलब इस तरफ भी गई है ना x की तरफ, अब इसकी डिस्टेंस है 5, इस तरफ की डिस्टेंस x एक्सिस की तरफ है, तो वो कितनी हो गई, यहाँ से ये 6 है, सॉरी 6, ये 6 है, ठीक है, तो यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की, x एक्सिस की तरफ 6 मीटर, ठीक है, और y एक्सिस की तरफ बाई चांस ये इधर 6 के नजदीक है, चलो मैं 6 ही ले लेता हूँ, यहाँ पहुंची है, तो y एक्सिस की तरफ भी अब कितनी चली है, 6 मीटर ही चली है, लेकिन
इधर जेड एक्सिस की तरफ नहीं चली तो उधर अब भी 0 है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए स्टार्टिंग में ये यहाँ थी चिपकली, तो उसकी जो पोजीशन थी एक्स की तरफ भी 0 थी, यानी कि एक्स की तरफ भी डिस्टेंस उसकी 0 थी, वाई की तरफ भी 0 थी और जेड की तरफ भी 0 थी मोशन स्टार्ट होने से पहले। लेकिन अब क्या है, एक्स की तरफ उसकी डिस्टेंस 6 हो गई है मीटर में, वाई की तरफ भी 6 हो गई है, ठीक है, लेकिन जेड की तरफ अब भी 0 है, पहले भी 0 थी, यानी कि जेड जो है कोऑर्डिनेट इस तरफ की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो हम बोलेंगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। जैसे कि फर्श पे स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्श पे कोई कीड़ा इंसेक्ट चलता जा रहा है, तो ये हम 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, एन इंसेक्ट जो कीड़ा है, इंसेक्ट क्रोलिंग ऑन फ्लोर, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्श पे क्रोलिंग यानी कि रेंगता हुआ अगर कोई कीड़ा चल रहा है तो हम उसकी मोशन को क्या मानते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन में फिर क्या होना चाहिए, जब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए। तो देखिए 3 डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है, देखिए इफ all the three coordinates change during motion, अगर मोशन के दौरान तीनों कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होता हो, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता हो और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होता हो, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम पतंग उड़ा रहे हैं, फ्लाइंग ऑफ काइट्स इन विंडी सीजन, ये हवा चल रही है, बड़ी तेज चल रही है, तो जो काइट है या जो मॉस्किटोज होते हैं या हाउस फ्लाई होती है, मक्खी उड़ रही होती है, तो जब मक्खी उड़ रही होती है तो एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस है ना वो कभी घटती है कभी बढ़ती है, ऐसे ऊपर नीचे भी जाती है, तो वाई एक्सिस भी चेंज होता है और इधर उधर बाएं दाएं ऊपर नीचे इधर उधर वो ऐसे करती है। ऐसे में क्या होता है, उसकी तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, ठीक है। इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज ड्यूरिंग मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग ऑफ काइट, ठीक है स्टूडेंट्स, इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डीप में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनमें डिफरेंस, उनके यूनिट्स, उनके डायमेंशन फॉर्मूले, और वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, और थोड़ा सा आगे भी, ठीक है। तो तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए, लर्न कीजिए और नोटबुक में नोट कीजिए स्टूडेंट्स।